चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास में हम दो पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह ताला करेंगे विच इज़ अ वेरी रिपीटेबल क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी टाइप ऑफ वेस्टिंग हम इसको अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वी वांट टू एक्सेस एन अरे इन रैंडम ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ बेटर। देखें जी, वो कहता है कि हम अपनी अरे को रैंडमली कहता है हम रैंडमली अपनी अरे को एक्सेस करना चाहते हैं। सबसे पहली बात या इंपॉर्टेंट बात है कि अरे क्या होती है जी। देखो, अरे से मुराद होती है कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मेरे पास 8 GB की मेमोरी है, और जहाँ पे वर्ड मैं टर्म यूज़ करूँगा ना मेमोरी, तो मेमोरी का मतलब आपके पास होगा रैम। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 8 GB की रैम है, मुझे 1 GB की रैम चाहिए। अपने लिए मेमोरी को रिजर्व कर लेना, उसे अरे कहते हैं। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है आप लोगों को। कहता है वी वांट टू एक्सेस अरे, हम अरे को एक्सेस करना चाहते हैं रैंडम ऑर्डर में। तो हम कौन सी अप्रोच की तरफ जाएंगे? देखो, अरे इंडेक्स, ये कोई ऑर्डर नहीं होता। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अरे जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो हम पॉइंटर्स के जरिए जाएंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं? खास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अपना एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं कि हम मेमोरी के फलां हिस्से में हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने CS201 की पुरानी एक ओल्ड वीडियो बनाई हुई है, जो कि ये रेगुलर क्लासेस 2024 में बच्चे मुझसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि आप लोग वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाके कम्प्लीटली लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो यही पेपर्स प्रिपेयर कर लो, यहाँ से इंशाल्लाह काफ़ी सारा पेपर रिपीट हो जाएगा। तो कहने यहाँ पे देखें तो है जी, रैंडमली हम जब भी अपनी अप्रोच की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अरे हमेशा जीरो के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मेमोरी एड्रेस है पहले एलिमेंट का, वो क्या कहलाता है? वो बेस एड्रेस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना कि अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अरे जो हमें है हमेशा इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होती है, और ये जो पहला वाला इंडेक्स होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है अरे का, उसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कि द वर्ड स्ट्रक्चर इज अ मल्टी सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विच मेक्स अ कोड मोर एफिशिएंट एंड इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। आपने बताना है जनाब, ऐसी कौन सी दिए गई चीज़ों में से जो है वो ऑप्शन है जो कि आपके सिंटैक्स को जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड कर देते हैं और इजी टू यूज़ कर देते हैं। तो देखो, हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड करके चलेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस को लेके नहीं चलूंगा, या मैं आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं बताऊंगा कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैं आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जिस तरह की सिचुएशन आपके पेपर में है, आपको उसके लिहाज से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो को देखने के बाद आ जाए। ठीक है, अच्छा देखिए हम करने क्या जा रहे हैं। हमने ये समझना है कि जो हमारे पास मल्टी सिलेक्शन कंस्ट्रक्शन है या मल्टी सिलेक्शन है, उसमें इजी टू अंडरस्टैंडेबल क्या है। देखो, मल्टीपल इफ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बेहतर अप्रोच है हमारी, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीपल सिलेक्शन में मल्टीपल इफ इज अ ऑप्शन, बट इसमें हमें कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। जो स्विच स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रेक स्टेटमेंट का इजाफा करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इस तरीके से काम करते हैं, हम इसमें केसेस बनाते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्विच केसेस हमारे वहां पे यूज होते हैं। इफ एल्स भी मल्टी है और एल्स इफ भी है, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट मेथड है वो स्विच स्टेटमेंट का है। ठीक है, द नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। देखो, रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मकसद है, और हम अपने रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल्स ऐड नहीं कर सकते। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि मैं एक ऐसा नाम रखने जा रहा हूं जिसको मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूं। जैसे मैं कहता हूं लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी इंट। इंट क्या है? इंट मेरी डेटा टाइप है। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड है, इसके अंदर इसका कुछ मकसद है, इसको मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता। वेरिएबल डिक्लेयर करते कैसे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कि इंट ए इक्वल्स टू 10। देखो, ये जो इक्वल का साइन है ना, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो कि ए बराबर है 10 के, वो कैसे लिखेंगे? वो डबल इक्वल से लिखेंगे, इस तरह से। मैं कहता हूं इंट, यानी कि इंटीजर मेरी डेटा टाइप है, कि मेरा डेटा किस टाइप का होगा इस ए वेरिएबल में। मैंने कहा वो इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर का मतलब है कि उसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिजर्व वर्ड्स में इंट आपकी डेटा टाइप है, फ्लोट में मतलब है ये भी आपका डेटा टाइप के अंदर आता है कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि 0.0 यानी इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं। डबल भी आपकी डेटा टाइप है, इसमें भी आप पॉइंट वाली वैल्यूज को ही लिखते हो, ठीक है। और ये जो सम है ये कोई भी आपका रिजर्व वर्ड नहीं है, इसका कोई मकसद नहीं है, आप कह सकते हो इंट सम। देखो मैंने इस सम को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल से मुराद होती है जनाब ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो सिंपल, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो एक्सेस रेंड, ये जो RAND है इसे रेंडमली कहते हैं। कहता है ये जो लाइब्रेरी है हम इसको रिक्वायर करते हैं कौन से प्रोग्राम में? देखो इसको हम रिक्वायर करते हैं STD। STD का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड। और LIB लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट H का मतलब हेडर फाइल। हेडर फाइल हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको ऑन द टॉप ऑफ द हेड लिखते हैं, हम ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे इंसानी ढांचे में, इंसानी स्केलेटन में सबसे ऊपर उसका हेड होता है ना, सर होता है। इसी तरीके से आप कह लो कि जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं ये प्रोग्राम का हेड है, ठीक है, इसलिए इसको हेडर फाइल कहा जाता है। तो हम जब भी अपने रेंडमली फाइल को एक्सेस करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट H फाइल की जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट वन इज के, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। देखो कहता है इंट अरे 4, ये पेपर में मस्ट आएगा। इंट अरे 4, इसमें हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगा? द आंसर इज 3। कैसे? अगर वो कह दे 5 तो आंसर क्या होगा? आंसर इज 4। अब यहाँ पे 4 है, देखो आपने अरे को स्टार्ट करना है 0 से, कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है। यानी ये जो मेमोरी है ना, अरे को लिखने का सिंटैक्स क्या है उसको समझो। मैंने कहा इंट, यानी मेरी डेटा टाइप इंट है, और ये जो ARR अरे है मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आएगी। अगर यहाँ पे स्पेस आएगी तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा। अब ये जो लार्ज ब्रैकेट्स में जितने नंबर लिखूंगा ना, वो मेरी मेमोरी के डब्बे होंगे, मेमोरी के सेल्स होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि आपको पता है अरेज होती है वो इस तरह सेल्स के अंदर डिवाइड हुई होती है, और हर सेल को मैंने एक यूनिक नाम हमने दिया होता है, ठीक है। तो ये जो मेमोरी के सेल्स हैं, हम यहाँ पे ये बताते हैं कि मुझे मेमोरी के 4 सेल चाहिए या 3 सेल चाहिए। यहाँ पे कहता है मेमोरी के 4 डब्बे आपने ले लिए, तो उसको उसकी रेंज क्या है आपने उसका इंडेक्स बताना है। तो देखो आप अरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3, कितने डब्बे लेने थे आपने? 4 डब्बे, 1 2 3 4। इसका मतलब है कि आपने 4 सेल्स मेमोरी के ले लिए, लेकिन आपका इंडेक्स क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। अगर आपको कहता है कि आप 5 कर दो, तो देखो 5 में 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5, आपके मेमोरी के 5 सेल, ये जो डब्बे है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, विच इज कॉल्ड द सेल्स। आपने मेमोरी के 5 सेल ले लिए, तो इसका मतलब है कि आपका इंडेक्स कहाँ तक गया? 4 तक गया, 4 तक गया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जनाब व्हेन एन अरे एलिमेंट इज पास्ड टू अ फंक्शन, जब हम अपने अरे एलिमेंट को फंक्शन के जरिए पास करते हैं, तो वो फंक्शन के जरिए जब भी आप पास करोगे तो आपकी वैल्यू पास होती है बाय रेफरेंस, ठीक है। ये वाला राइट ऑप्शन है इसका, दिस वन। जब भी एलिमेंट आपका पास होगा फंक्शन के जरिए, इट इज पास्ड बाय रेफरेंस, तो आपके रेफरेंस से पास होगा, ठीक है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं था, ये सिर्फ हैंडआउट से एक लाइन है जो कि उठ के आई हुई है। द नेक्स्ट वन इज वाइल प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, इट इज गुड टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको मैं थोड़ा सा मजीद जूम कर लेता हूँ आपके लिए। अच्छा ये देखें, अब ज्यादा बेहतर है। देखें जी, कहता है वाइल प्रोग्रामिंग इट इज गुड टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इंटरफेस। इंटरफेस होती है शक्ल। कहता है जब भी आप एक प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग करता है, तो अच्छी बात है कि वो क्या करे, वो इजी टू अंडरस्टैंड करे, यानी कि आसान रखे और उसका इंटरफेस अच्छा रखे। ये जो प्रोग्रामिंग स्किल होती है ये किसके लिए यूज होती है? ये यूजेबिलिटी होती है। जब भी हम इजी टू इंटरफेस या इजी टू अंडरस्टैंड की बात करते हैं, उसे यूजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। द नेक्स्ट वन इज के वर्ड प्रेस इज अ टाइप ऑफ, जो वर्ड प्रेस है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका लेक्चर नंबर 2 से आया हुआ है। यहाँ पे 2 बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपके पास ना 2 तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एक का नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक का नाम होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये देखो
जो कि आपके सिस्टम को चलाते हैं, आपके मेमोरी यानी कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पेपर में आता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसी तरह से वर्ड प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है। ये वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है जिसपे आप सिर्फ जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपके मोबाइल या कंप्यूटर के हार्डवेयर को चला रहे होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज while loop में execute, दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये मुझे याद है मैंने बहुत दफ़ा अपनी रिकॉर्डेड फॉर्म में जो मैंने 2021 में या 20 में शायद पढ़ाए थे तब मैंने किए थे, 2024 में जो मुझसे रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने आपको बताया था कि जो while loop है वो एग्जीक्यूट होती है 0 और मोर टाइम्स, ठीक है। और जो do while loop होती है वो एग्जीक्यूट होती है 1 और मोर टाइम्स। ये दो क्वेश्चन पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो आते होते हैं। तो वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम्स, ठीक है, 0 और मोर टाइम्स। और जो डू वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट होगी 1 और मोर टाइम्स। तो दोनों को याद रखना। फिर जो कीवर्ड होता है डैश इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन, कहता है ऐसा कीवर्ड बताओ जो कि आपको वैल्यू बैक दे, यानी कि फंक्शन वापस करे। देखो पहले ब्रेक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जहां पे हम कहते हैं स्विच स्टेटमेंट में बस रुक जाओ। जैसे मैं कहता हूं 2 + 2 ये बराबर है 4 के, अगर आंसर सही मिल जाए तो ब्रेक कर दो, तोड़ दो, वापस आ जाओ, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसका आपको नाम से पता लग रहा है, रिटर्न करो, वापस कर दो। कंटिन्यू का मतलब है कंटिन्यू चलते जाओ, गो टू का मतलब है गो टू, ये जंपिंग स्टेटमेंट है, तो रिटर्न स्टेटमेंट इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच इज यूज्ड फॉर कॉलिंग द फंक्शन फ्लोट एरिया। आपने बताना है कि जो फंक्शन फ्लोट एरिया है उसको कॉल करने का सही तरीकेकार क्या है। तो ये देखो ये इसका सिंटैक्स है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको सिंटैक्स जो है वो मैक्सिमम बता सकूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिस वन। अच्छा अब देखो फ्लोट एरिया इंट, यहाँ पे आप देखो इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपका एरिया वेरिएबल आ जाएगा, एरिया के बाद इंट आपकी डेटा टाइप आएगी और फर्दर उसके साथ इसका नंबर आ जाएगा, ठीक है। और आपका सेमीकोलन ये वाला, ये जो सेमीकोलन है ये लगाना भूलना नहीं है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंट है ये आपकी डेटा टाइप है कि आपका डेटा जो है वो एक्चुअल में किस टाइप का है, किस साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट ऑप्शन है, दिस वन। The next one is the what statement allowed to select from multiple choice based on fixed value from a given expression। ये switch statement होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि switch statement का काम ये होता है कि ये आपको multiple values दे रही होती है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर a बराबर है 10 के तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर a या b बराबर है 20 के तो ब्रेक कर दो। देखो मल्टीपल है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा है, तो ये स्विच स्टेटमेंट्स हैं, बस इसको याद कर लो। द नेक्स्ट वन इज सी इज वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज। जो सी है ना ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि ना ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करती है। और इसकी एक और बड़ी वजह पॉपुलैरिटी की ये है कि ये ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्विच हो जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि मेरे पास विंडो 10 है तो मैं सी लैंग्वेज चला नहीं सकता, यानी मैं कंपाइलर नहीं चला सकता। मेरे पास विंडो 11 है तो मैं इजीली चला सकता हूँ, आपके पास विंडो 10 है आप भी इजीली चला सकते हो। जैसे आप देखो हम प्रोग्राम बनाते हैं C++ के, आप असाइनमेंट्स लिखते हो, तो हम आपको जब मैं आपको असाइनमेंट बना के सेंड करता हूँ, लेट्स सपोज हम पेड बनाते हैं बच्चों को सेंड करते हैं, तो जब मैं असाइनमेंट बनाता हूँ तो जब आप उसे कंपाइल और रन अपने कंप्यूटर पे करते हो सकता है आपके पास विंडो 7 हो, तो विंडो 11 पे बनाएगी असाइनमेंट विंडो 10 पे कैसे चल रही है या विंडो 7 पे कैसे चल रही है। यही वजह है C++ की पॉपुलैरिटी की, क्योंकि ये क्या करता है, ये हर लैंग्वेज या हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलने के काबिल है। तो यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी और जो डेवलपमेंट लैंग्वेज है वो यूनिक्स है, लेकिन ये हर लैंग्वेज के साथ हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने की एबिलिटी रखता है। द नेक्स्ट वन इज द कन्वर्ट ऑफ वैल्यू वन टाइप इनटू अनदर टाइप। देखो आप कन्वर्ट कर रहे हो एक टाइप से दूसरी टाइप में बिल्ट इन फंक्शन के जरिए। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है इसके लिए अब ये पेपर में ये भी आ सकता है कि वो कहता है टू कन्वर्ट द वैल्यू, आपने वैल्यू को कन्वर्ट करना है वन टाइप टू अनदर यूजिंग व्हाट फंक्शन। द आंसर इज बिल्ट इन फंक्शन। दो फंक्शन होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, दूसरे यूजर डिफाइन होते हैं। यूजर डिफाइन का मतलब होता है जो हम अपने लिए खुद डिफाइन करते हैं। ये आपका CS201 का GDP आया हुआ था 2024 में, ठीक है। हमने इसका जवाब मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था। यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शन जो आपसे पूछ रहा था कि इसमें कौन से फंक्शंस बेहतर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर यूजर डिफाइंड था। तो यहाँ पे कहता है इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सी हेडर फाइल ऐड करते हैं। द आंसर इज standard library.h, ठीक है।
फिर सिंटैक्स ऑफ यूनियन आइडेंटिकल, जो यूनियन का सिंटैक्स होता है वो आपका स्ट्रक्चर्स के जरिए आइडेंटिफाई किया जा रहा होता है या आइडेंटिकल होता है, तो स्ट्रक्चर इज द राइट वन आंसर। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन सीक जी टेक्स, कितने फंक्शन सीक जो है वो पैरामीटर्स लेता है जी, 2 पैरामीटर्स जो है वो ले रहा होता है। ये भी स्टैंडर्ड है, इसमें कुछ भी समझाने वाला काम नहीं है, ये भी आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा, विच इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद कर लें। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन राइट टेक्स डैश एज पैरामीटर्स, आपने बताना है ऐसा फंक्शन जो कि आपके पैरामीटर्स को लेता है। तो देखें स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न, जो हम स्ट्रिंग्स लिखते हैं और जो नंबर ऑफ बाइट्स होती हैं वो आपके पैरामीटर्स के जरिए लिखी जा रही होती है, या एज अ पैरामीटर आप लिख सकते हो। सो दिस वन इज आल्सो द राइट ऑप्शन। फिर उसके आगे ये समझाने वाला काम है जनाब, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औकात आ जाता है। कहता है जी व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन 1 and 2 द रिजल्ट विल ओनली बी ट्रू ओनली। ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एमसीक्यूज है, आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है। देखो एंड के अंदर ना, ये देखो एंड और के अंदर फर्क है, ठीक है। ये देखिए 0 0, ये जो 0 है ना इसका मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है दोनों ट्रूज होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपका आंसर ट्रू कब आएगा, जब दोनों इनपुट्स आप लोगों के 1 होंगे। यहां पे यही कहता है एंड कंबाइन करता है 2 एक्सप्रेशन को और रिजल्ट विल ओनली बी ट्रू, रिजल्ट आपका सिर्फ तभी ट्रू आएगा कब, जब when both expressions are true, जब दोनों एक्सप्रेशन 1 और जो एक्सप्रेशन 2 है वो ट्रू होंगे। जैसे देखो 0 0 दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स हैं, आंसर इज 0। देखो 0 1 एक एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है, दूसरा आपका ट्रू है, तो यहाँ पे आपका जवाब जनाब क्या आएगा, यहाँ पे आपका जवाब 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अभी भी दोनों में से एक फॉल्स है। अगर मैं कह दूं 1, ये देखो 1 और 0, अब पहला ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया, तब भी आंसर है 0 0। अगर मैं कह दूं 1 1, यानी दोनों आंसर्स 1 1 है, दोनों ट्रू है, तो अब आपका आंसर यहाँ पे 1 आएगा। और के केस में दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो तो आपका आंसर जो है 1 आ जाता है, तो ये और का ट्रुथ टेबल बन जाता है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है। उसके आगे जनाब अच्छा देखें तो बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू, यही है। अच्छा जी, नल करेक्टर इज यूज टू इंडिकेट, जो नल करेक्टर ना ये आपका इंडिकेट होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग पे। एंड ऑफ स्ट्रिंग के साथ ना नल करेक्टर आपको 0 वैल्यू रिटर्न करता है, तो एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑलवेज रिटर्न द 0, इसको याद रखना। द नेक्स्ट वन ये आपका जो है वो है एमसी आपके वो है क्वेश्चंस है, इसको आगे जाके चलें जी सेकंड पेपर के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, ये वो फाइल्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर यहाँ से आता होता है। हाउ मेनी डायमेंशन डज एन डायमेंशन अरे, कहता है कि एन डायमेंशन अरे में कितनी अरे वो हो सकती है, तो एन ही है। अगर 2n कहेगा तो आंसर उसका 2n होगा, तो जितनी आपके पास डायमेंशन होंगी ना उतनी ही आपके पास रेंजेस होंगी, तो इसका आंसर n आ जाएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी आगे चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस। देखो हम दो तरह से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये भी याद रखना, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कहता है नाम बताओ, एक है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू की मदद से कॉल करते हैं, और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। यहां पे यही कह रहा है कि ये देखो जब भी रेफरेंस का जिक्र होगा ना तो हम पॉइंटर्स की बात करेंगे। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स खास किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो आपको अपना एड्रेस बता देते हैं। जैसे आप देखो मैं कहता हूं मैं पाकिस्तान में लाहौर में ABC स्ट्रीट में XYZ घर में रहता हूं, मैंने आपको अपना एड्रेस बता दिया, ठीक है, मैं अब पॉइंटर बन गया। तो पॉइंटर वेरिएबल्स आम वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन सिर्फ इतना सा फर्क है कि आपको अपना एड्रेस बता देता है कि मैं मेमोरी के फलां सेल में पड़ा हुआ हूं, ठीक है। यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस, ये कौन सा फंक्शन है जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो देखो जब भी हम पॉइंटर के साथ काम करते हैं ना तो कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस का मतलब हम एंड के साइन के साथ काम करेंगे। पेपर में एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आता है कि ये जो रेफरेंस का साइन है इसका साइन क्या है, इसका साइन इस तरह एंड का है, ठीक है। तो ये देखो फंक्शन एंड नंबर, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। उसके आगे प्लस प्लस एंड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। प्लस प्लस और माइनस माइनस या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाय द वेरिएबल 1, इसका आंसर 1 है। ये जो प्लस प्लस है ना ये क्या करता है, ये जो दूसरे वाले प्लस का है इसका मतलब होता है 1 प्लस 1। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस है ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1, तो यहाँ पे 1 इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है। द नेक्स्ट वन
द लूप विच इज द मोस्ट सुटेबल टू बी यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन एज, जब हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन होती हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा हम अपने पूरे प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो फॉर लूप ही है। तो फॉर लूप सबसे ज्यादा सूटेबल होती है जब हमने नंबर ऑफ इटरेशन के साथ जाना होता है। इटरेशन का मतलब ये होता है जब हमने रिपीट करना होता है अपने स्ट्रक्चर को। द नेक्स्ट वन, C++ में जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो इनक्लोज किया जाता है जनाब डबल क्वेट्स के अंदर, इस तरीके से, ठीक है। डबल क्वेट्स में हम अपने स्ट्रिंग को कांस्टेंट फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे डबल क्वेट्स इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर, हमने राइट मोस्ट डिजिट के ऊपर जो है वो जाना है। वी डिवाइड द 10 एंड टेक इट्स रिमाइंडर। देखो यहाँ पे ना मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये आपका ना जो कन्वर्जन है ना, जो आप CS 302 में जाके पढ़ोगे आगे, उसकी बात कर रहा है। कहता है इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है। मैं कहता हूँ 2 5s are 10, अब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच गया। यही काम आपको यहाँ पे बता रहा है कि राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर में जब हम उसे डिवाइड करेंगे 10 के साथ और टेक, और उसका ले लेंगे क्या, उसका रिमाइंडर ले लेंगे। ये जो 0 है ये हमारा रिमाइंडर है। इसी तरीके से 2 2s are 4 एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। उसके आगे 2 1s are 2, रिमाइंडर इज 0। तो आप 1 0 1 0, ये आपने 10 को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी फॉर्म के अंदर। ये वो चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा है। फिर उसके आगे व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर एन अरे साइज ऑफ 10 ऑफ इन डेटा टाइप। आपने जो है ना सिंटैक्स बताना है जो कि सही वाला सिंटैक्स है जिसमें आप अपनी अरे को जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो ये वाला होगा, ये वाला इंट नेम, कोई भी आप नेम रख सकते हो, ठीक है। और उसके आगे आपने कितने मेमोरी के सेल लेने हैं। देखो कहता है साइज आपका 10 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 10 लोगे और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन है। द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी बाइट्स, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये ना एक और है जो कि आता होता है हेलो वर्ल्ड, इस तरह से। उसका आंसर याद रखना, वो 11 है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, आई थिंक 11 या 13 है, उसको गिन लेना। हम बगे गिन लेते हैं। हेलो HELLO, देखो 1 2 3 4 5, स्पेस भी आपका करेक्टर है। हेलो यानी 6, फिर WORLD 7 8 9 10, हाँ 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका आंसर 12 होगा। हेलो वर्ल्ड का आंसर आपका 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है आपने ना मुझे स्ट्रिंग का साइज बताना है। अब आप यहाँ पे ना इस तरह काउंट करो, ये देखो हम कहते हैं 1 यानी कि PROGRAMMING। अब आप इसे काउंट कर लें, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। आपने बताना है कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी, कितनी बाइट्स जो है ये मेमोरी लेंगी स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। लेकिन एक और बात यहाँ पे याद रखना कि इसका आंसर ना 11 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर 12 होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको आपकी जरा हैंडआउट से कंफर्म करवाता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना पेज नंबर 9, एक मिनट है, ये देखें पेज नंबर 114 है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने अपना करेक्टर लिखा हुआ है। ये वाला वो था जो मैं आपको बता रहा था। देखो मैंने आपको बताया ना कि इसका आंसर 12 होगा। देखो अरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हम इसको स्टार्ट करते हैं 0 से और एक इंडेक्स इसका फ्री रहता है। अगर 11 होगा तो हमारे पास आंसर 12 का आ जाएगा। यहाँ पे भी टोटल नंबर हमारे पास जो है ना वो 11 ही है, लेकिन हम उसको 12 काउंट करेंगे जो कि एक जो 0 इंडेक्स है जो पहला वाला वो हमेशा खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो सिंपल है, इसका आंसर 12 होगा, 11 नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना। विच या व्हेन द इफ स्टेटमेंट कंसिस्टेंट या कंसिस्ट मोर देन वन स्टेटमेंट इनक्लोज दीज कर्ली ब्रैकेट्स। आपने बताना है जनाब कि अगर इफ स्टेटमेंट जो है ना वो कंसिस्टेंट है मोर देन वन स्टेटमेंट पे, एक से ज्यादा स्टेटमेंट पे, तो ये जो इनक्लोज करते हैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो क्या कहलाती है, वो मस्ट, मतलब सिंपल है ये, उसने ना आपको लाइन उठा के दी हुई है कि वो मस्ट कर्ली ब्रैकेट्स में होनी चाहिए। तो सिंपल ये मस्ट आएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, इसको भी याद रखना। बस ये याद करने वाला, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। उसके आगे देखें, सपोज करें हमारे पास कोई इंटीजर टाइप है पॉइंटर्स
जिसको हम मेमोरी एड्रेस ये वाला है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि मेमोरी इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स के अंदर यानी छोटे छोटे डब्बों के अंदर डिवाइड हुई होती है और हर सेल का एक यूनिक नेम होता है और वो जो यूनिक नेम होता है ना वो इस तरह से होता है। कहता है जब हम न्यू मेमोरी एड्रेस लिखेंगे यानी इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे 1, अब आप इसको यूं समझ लो, मैं आपको कहता हूं लेट्स सपोज आप ना यहाँ पे खड़े हुए हो, मैं आपको कहता हूँ आप इंक्रीमेंट बाय 1 करो यानी एक स्टेप आगे मूव कर जाओ, तो देखो आप क्या करोगे, आप 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव करोगे। यही पूछ रहा है कि यहाँ पे जब न्यू मेमोरी का एड्रेस होगा तो जब हम इंक्रीमेंट करेंगे आगे तो क्या होगा। देखो पहले क्या है 230 है, अब यहाँ पे 234 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 बिट अवे मूव करता है क्योंकि मेमोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर 234 आएगा। और अगर वो कहे कि 234 है तो आपका आंसर क्या आएगा 238। ठीक है, आपने 4 बिट्स अवे मूव करना है, ये 4 बिट्स का स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे ये वाला 230 से 234 तक चला जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस। आपने बताना है कि अगर रिकर्सिव फंक्शन में इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट का मतलब है कि वो चलते जा रहे हैं बंद नहीं हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमने उसको रिकर्सिव कॉल दे दिया जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट हो गया, यानी कि उसको रिकर्सिव कॉल मिल गई जिसकी वजह से वो इनफाइनाइट चलता जा रहा है, वो फंक्शन क्लोज नहीं हो रहा। द नेक्स्ट वन इज व्हेनेवर वी हैव अ लाइब्रेरी फंक्शन, जब कभी हमारे पास कोई लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसको हम प्री डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में और मैक्रोज में, वी नीड टू यूज, हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स आप लोग हमेशा तभी यूज करते हैं जब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। आपका सिलेबस 1 से लेके 18 लेक्चर तक है, तो ये वैसे तकरीबन कोई 21-22 लेक्चर से आया हुआ है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट डील करती है जनाब मल्टीपल डेटा को, यानी कि बहुत सारे डेटा होते हैं जिसके अंदर हम तमाम तर इंटीजर्स के साथ भी कर सकते हैं, कैरेक्टर्स के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोट वगैरह नहीं कर सकते, तो बोथ इंटीजर एंड कैरेक्टर इज द राइट वन आंसर। फिर कंपाइलर एंड व्हाट आर यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम्स, कंपाइलर एंड असेंबलर्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। डिबगर का काम होता है डीबग करना यानी कि एरर को फाइंड करना, लिंकर का काम होता है लिंक करना, ये आपका लेक्चर नंबर 1 से आया हुआ है, और लोडर का काम होता है लोड करना। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और कंपाइलर और असेंबलर ये दोनों काम करते हैं। आपकी बुक में तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि असेंबलर मौजूद नहीं है, इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर जो है राइट ऑप्शन होगा, लोडर लिंकर और डिबगर आपका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर उसके आगे टी वेन स्टैंड्स फॉर, टी वेन का मतलब जनाब होता है टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। खैर ये पेपर में रिपीटेड तो नहीं है, ये पहली दफ़ा मैंने खुद यहाँ पे देखा है, लेकिन ये एज सच कभी रिपीट होता देखा नहीं है, बट पेपर में आया हुआ तो मेक श्योर कर लें जी। टी वेन मतलब टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। द नेक्स्ट वन इज द पैरामीटर पास इज डिजिट फंक्शन, जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं इस डिजिट फंक्शन को, वो क्या होते हैं, वो करेक्टर वेरिएबल के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ें साइन नहीं की हुई हैं। ठीक है, अगर वो कह देता कि इंट इज डिजिट, तो यहाँ पे इसका मतलब था कि वो क्या होते, वो वेरिएबल्स बन जाते हैं लेकिन इंटीजर टाइप के। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर टाइप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे करेक्टर होगा, यहाँ पे किसी भी तरह की वेरिएबल फंक्शन में हमने फंक्शनैलिटी पास नहीं की हुई है। C++ जो है वो व्यू करती है ईच फाइल एज एन एसेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ये भी सिंपल है, समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है। C++ हमारा जो है वो स्ट्रीम ऑफ बाइट के साथ काम कर रहा होता है, सिंपल एक हैंडआउट से उठा के उसने आपको लाइन दी हुई है जो कि आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, जो स्ट्रक्चर होता है वो कलेक्ट किया जाता है सिर्फ वेरिएबल का यूजिंग अ सिंगल नेम, तो ओनली वेरिएबल्स यूज अ सिंगल नेम। ठीक है, ये भी आपका हैंडआउट से सिंपल एक स्टेटमेंट उसने आपको उठा के दी हुई है, तो सिंपल इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। द सेकेंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल, द डिफॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम मोड इज आउट। जो OF है ना, O का मतलब देखो आउटपुट स्ट्रीम, यानी OF, तो आउटपुट फाइल, और S स्ट्रीम ये स्ट्रीम होती है। आउटपुट फाइल स्ट्रीम जो है इसमें जो हमारे पास मोड होता है ना राइटिंग करने के लिए, वो आउट होता है। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड है। और इसी के साथ द लास्ट वन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट DOC इज अ काइंड ऑफ रैंडम फाइल एक्सेस। ये जो आपको DOC नजर आ रही है ना, ये फाइल एक्सटेंशन होती है। तो फाइल एक्सटेंशन में हम इसे काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल करते हैं, यानी कि हम इसको कभी भी रैंडमली ओपन कर सकते हैं। आप इसको इस तरह समझ लो कि मेरे पास कोई भी वर्ड की फाइल है और मैं किसी भी टाइम उसको ओपन कर सकता हूँ, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पे रैंडम फाइल एक्सेस जो है इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा।
तो ये 2 पेपर्स थे जो मैंने उम्मीद या मेरी कोशिश थी कि मैं आपको मैक्सिमम जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है वो समझा दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 क्वेश्चन या 2 पेपर्स की जो पास्ट पेपर्स थी इनकी समझ आ गई होगी। पेपर आपका आसान आएगा। आखिर में टिप आप लोगों को यही है, किसी भी चीज़ को पेपर में खाली नहीं छोड़ना, एम्प्टी नहीं छोड़ना आप लोगों ने। लेक्चर्स अगर टाइम है तो ज़रूर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं इंशाल्लाह पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को लगा दूंगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बातें समझाई हैं इनको याद रख करके जाना है। पेपर में किसी भी चीज़ को खाली आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे, हर चीज़ को आप लोग जो है फुलफिल करके आएंगे और अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको सॉल्व करके आएंगे। थैंक यू सो मच जनाब, दिस इज़ द वीडियो। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।